नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं वाक्य शुद्धि की जो हमारी एक कक्षा हो चुकी थी, उसी को आगे वाक्य शुद्धि की दूसरी कक्षा के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीएस हिंदी क्लासेस नाम से, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। जितना भी कंटेंट जो अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? वाक्य शुद्धि भाग 2। भाग 1 यानी पहली कक्षा हमारी वाक्य शुद्धि से संबंधित हो चुकी है। उसमें सबसे पहले हमने वाक्य कौन कौन से हैं, वाक्यों के प्रकार, वाक्य क्या होते हैं, और उसके बाद वाक्य में जो संबद्धता है, अन्विति जिसको अपन कहते हैं, वो किस प्रकार से होती है। तो उसमें हमने कर्ता और क्रिया की जो अन्विति है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब क्या है? अब है आपके कर्म और क्रिया की अन्विति। ध्यान रखें, क्या है? कर्म और क्रिया की अन्विति किस प्रकार से होती है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। कर्म और क्रिया की अन्विति देखिए, यदि कर्ता परसर्ग ने सहित हो, अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना, यदि कर्ता परसर्ग ने सहित हो तथा कर्म के साथ को न लगा हो तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो वाक्य है वो कह रहा है कि कर्ता के साथ अगर न परसर्ग आ जाए, कौन सा परसर्ग? न परसर्ग। कर्ता के साथ अगर न परसर्ग आ जाए और कर्म के साथ को परसर्ग नहीं हो, कर्म के साथ को परसर्ग नहीं हो, तो हमेशा जो क्रिया है वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। किस प्रकार है देखें, भूपेंद्र ने आम खाया। यहां पे आप देखोगे भूपेंद्र कर्ता है, इसके साथ कौन सा परसर्ग आ गया? ने परसर्ग आ गया। आम यहां पे कर्म है, कर्म के साथ को परसर्ग नहीं आया है, इसलिए ये जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है। अब कैसे पता चला कि क्रिया कर्म के अनुसार है? देखो, भूपेंद्र पुल्लिंग है, जैसे ही भूपेंद्र जो पुल्लिंग शब्द है उसके स्थान पे अपन स्त्रीलिंग शब्द लेंगे गीता। गीता ने आम खाया। आप देखोगे दोनों की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि हमने कर्ता को बदला है। कर्ता का जो पहले पुल्लिंग था उसको हमने स्त्रीलिंग किया है, लेकिन क्रिया में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है, यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार है। आगे बात समझ में? जैसे अब यहां आम की जगह आप लिख दो जलेबी। जैसे ही आम की जगह जलेबी लिखोगे कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे क्या हो जाएगा? भूपेंद्र ने जलेबी खाई। ये लीजिए, अगली बात समझ में? भूपेंद्र ने जलेबी खाई। यहां पे देखें, महेंद्र ने चाय पी। यहां पर महेंद्र पुल्लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग अपन ने कहा सीता ने, ये चाय है, चाय पी, कोई परिवर्तन नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ न परसर्ग आ रहा है। यहां पर ये क्रिया है किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। तो ये क्या कह रहा है कि कर्ता परसर्ग ने सहित हो,
कर्ता परसर्ग न सहित हो तथा कर्म के साथ को परसर्ग नहीं है तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। आगे बात समझ में देखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग लगा हो तो क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी और अन्य पुरुष में होगी। अगर कर्ता के साथ ने परसर्ग है, कर्म के साथ को परसर्ग है, तो हमेशा ध्यान रखें क्रिया एक वचन में आएगी, पुल्लिंग में आएगी, अन्य पुरुष में आएगी। जैसे राम ने मोहन को पीटा, यहां पे आप देखिए क्रिया एक वचन में है, क्रिया पुल्लिंग में है और क्रिया अन्य पुरुष में है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, अन्य पुरुष का मतलब अपन दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अपन जो है किसके बारे में, किसी अन्य के बारे में अपन बात कर रहे हैं। लड़कियों ने लड़कों को मारा, तो यहां पर ये जितने भी ध्यान रखें ये क्रिया है यहां पर। अब देखो लड़कियों, लेकिन क्रिया पुल्लिंग में है। क्यों? क्योंकि कर्ता के साथ आ गया ने परसर्ग, कर्म के साथ आ गया को परसर्ग, इसलिए हमेशा क्रिया किस में होगी, क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी और साथ ही साथ अन्य पुरुष में होगी। फिर देखिए, परसर्ग सहित कर्ता के साथ एक से अधिक, यहां तक आ गया समझ में? परसर्ग सहित कर्ता के साथ एक से अधिक कर्म समान लिंग वचन के होने पर क्रिया उन्हीं लिंग वचन में होगी। ध्यान रखें क्या कह रहा है, परसर्ग सहित कर्ता के साथ एक से अधिक कर्म अगर समान लिंग वचन के होने पर क्रिया उन्हीं के लिंग वचन में होगी। जैसे मैंने आम और केले खरीदे, जैसे उसने पुस्तक और कॉपी खरीदी। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां पर ध्यान रखें जो अंतिम है इसके अनुसार जो है आपको ध्यान में रखना है। जो अंतिम कर्म आएगा ना उसके अनुसार फिर क्रिया रहेगी इसमें। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहां पर क्या है, मैंने आम और केले खरीदे, उसने पुस्तक और कॉपी खरीदी, इस तरह से आएगा। परसर्ग सहित कर्ता के साथ दो कर्म भिन्न लिंग वचन के हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी। अब अगर कर्ता, यहां पर देखो परसर्ग सहित, यहां पर आप देखोगे अगर ये पुस्तक, यहां पर पुस्तक, यहां पर कॉपी, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, खरीदी। ठीक है, यहां पर केले हैं, बहुवचन में है, खरीदे। परसर्ग सहित कर्ता के साथ दो कर्म भिन्न लिंग वचन के हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी। जब कोई भी, यहां पे आप देखोगे कर्ता है, कर्ता के साथ परसर्ग लगा हुआ है, और जब दोनों, ये रखड़ नहीं है ये रबड़ है, रबड़, दोनों भिन्न लिंग वचन के रहते हैं तो हमेशा अंतिम जो कर्म है उसके अनुसार ही क्रिया आएगी। जैसे राम ने पुस्तकें और रबड़ खरीदा। ठीक है, यहां पर गीता ने रबड़ और पेंसिलें खरीदी। यहां पे क्या है, यहां पे देखो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, कॉपी क्या है, स्त्रीलिंग, दोनों समान लिंग वचन के हैं, इसलिए यहां पर उसी के अनुसार ये क्रिया आएगी। यहां पर क्या है, पुस्तक खरीदी, पुस्तक स्त्रीलिंग है, रबड़ खरीदा पुल्लिंग है, दोनों के लिंग अलग हो गए, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, तो क्रिया किसके अनुसार आएगी, अंतिम के अनुसार। ठीक है, जैसे
अब जैसे ही आप रबड़ को पहले ले जाओगे, गीता ने रबड़, पुल्लिंग पहले चला गया, और पेंसिलें खरीदी, ये फिर स्त्रीलिंग शब्द आ गया, तो यहां पे खरीदी आ गया। इस चीज को ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर तो क्या है, समान, यहां पे हमेशा जो है समान लिंग वचन के कर्म है, एक से ज्यादा। आम और केला दोनों ही पुल्लिंग है, ठीक है। पुस्तक और कॉपी दोनों ही स्त्रीलिंग है, लेकिन यहां पर अलग अलग है, इसलिए दोनों के नियम अलग अलग आएंगे। जहां अलग अलग है, नपुंसक सहित है, वहां पर तो हमेशा ध्यान रखें जो अंतिम कर्म है उसके अनुसार क्रिया आती है। आ गई बात समझ में? चलिए, फिर है संज्ञा और सर्वनाम की अन्विति, जुड़ाव, संबद्धता किस प्रकार से है। वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है जिसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रख लेना, वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है जिसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। जैसे राम ने कहा मैं पत्र लिखूंगा। अब राम क्या है, पुल्लिंग है, तो यहां पर मैं भी क्या आएगा, पुल्लिंग आएगा। राम एक वचन है, मैं भी क्या है, एक वचन में। छात्रों ने कहा हम खेल खेलेंगे, छात्रों बहुवचन आ गया, यहां पर सर्वनाम भी बहुवचन में होगा और फिर क्रिया उसी के अनुसार प्रयुक्त हो जाएगी। तो वाक्य में सर्वनाम का वचन उस संज्ञा के वचन के अनुसार होता है जिसके स्थान पर वह प्रयुक्त हुआ है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण विशेष्य का मेल। देखो, विशेषण किसको कहते हैं, विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेष्य है। जैसे तुम पीला, यहां पे ये क्या कह रहा है, विशेषण का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है, जो विशेष्य है उसके अनुसार विशेषण आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, आकारांत विशेषण। आकारांत विशेषण का मतलब है ऐसे विशेषण पद जिनके अंत में आ आता है, उसको बोलते हैं आकारांत। जैसे पीला, तो यहां पे देखो अंत में आ गया, इसका मतलब ये आकारांत विशेषण है, ठीक है। आकारांत विशेषण विशेष्य के, आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्राय बदल जाते हैं। जैसे तुम पीला कुर्ता पहनो, यहां पे आप देखोगे कुर्ता है, पुल्लिंग है, तो पीला, तुम पीला कुर्ता पहनो, ठीक है। जैसे यहां देखो वह पीली साड़ी पहनेगी, साड़ी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पर पीला जो पुल्लिंग के समय जो विशेषण है वो पीला है, वो स्त्रीलिंग में क्या हो गया, पीली। पीले झंडे फहरा रहे हैं, बहुवचन में आ गया, तो पीले, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो लेकिन अगर आकारांत विशेषण नहीं है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहां पे आप देख लो, लाल कमीज या लाल कुर्ता, लाल साड़ी, लाल झंडे, समझ में आ गई। यहां देखो सब में ही लाल ही आ रहा है, जबकि अगर आप फिर आकारांत में आ जाओगे, काला कमीज, काला कमीज, जैसे ही साड़ी आएगी काली साड़ी, और जैसे ही झंडे आएंगे काले झंडे, बहुवचन में है ना, ये परिवर्तन हो गया। क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि काला यहां पे आकारांत विशेषण है। बात बैठी कि नहीं बैठी दिमाग में, ठीक है ना, बहुत आसान है, क्लियर है। चलिए फिर देखिए, यदि वाक्य में, ये एक लिखा हुआ, एक, यदि वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो, कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें एक से अधिक विशेष्य हो,
तो विशेषण अपने निकट वाले विशेष्य के अनुरूप होगा। यदि वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकट वाले विशेष्य के अनुरूप होगा। जैसे काली टोपियां और कुर्ते लाओ, तो यहां टोपियां, यहां पर काली, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पे काली टोपियां और कुर्ते लाओ। कुर्ते के लिए फिर अलग से विशेषण नहीं है, विशेषण हमेशा इसके अनुसार आएगा जो उसके जस्ट बाद में है। जैसे देखिए, अब कुर्ते को पहले ले आओ तो क्या आएगा, काले कुर्ते और टोपियां लाओ। जैसे ही कुर्ते पहले आ गए, यहां काली के स्थान पे क्या हो गया, काले। विशेषण हमेशा जस्ट उसके बाद में जो विशेष्य होता है उसी के अनुसार प्रयुक्त होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? चलिए, अब है संबंध और संबंधी का अन्वय। किस प्रकार से है? वाक्य में आने वाले संबंधवाचक शब्दों के लिए लिंग वचन संबंधी के लिए वचन के अनुरूप होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे राम की गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए की आया है, संबंधी के अनुसार आएगा, न कि यहां पर राम के अनुसार नहीं है, ये की है गाय के अनुसार, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है लेकिन की स्त्रीलिंग है क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है। यहां पे देखो, राजा का घोड़ा, घोड़ा क्या है, घोड़ा पुल्लिंग है तो का आ गया। उसकी अंगूठी, अंगूठी स्त्रीलिंग है तो की आ गया। जल की धारा स्त्रीलिंग और गंगा का जल पुल्लिंग। तो हमेशा ध्यान रखें, वाक्य में आने वाले संबंधवाचक शब्दों के लिए लिंग वचन संबंधी के लिए वचन के अनुरूप होते हैं। बैठ गई दिमाग में बात, क्लियर है ये चीज? बहुत अच्छा। अब देखो, शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि जो है वो किस प्रकार से भाषा में महत्व रखता है, तो ये चीज ध्यान रखें, शब्द शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अब वाक्य अशुद्ध किन किन कारणों से होता है यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम या अन्विति न होने से, लिंग वचन कारक का सही प्रयोग न होने से, सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो अर्थ के साथ भाषा सौंदर्य को हानि पहुंचाता है। देखो, अर्थ तो अलग होगा ही होगा, वाक्य जैसे ही अशुद्ध हो गया अर्थ तो अलग आएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में भाषा का जो सौंदर्य है वो भी उससे प्रभावित होता है। भाषा का जो सौंदर्य है वो हमारे सामने फिर स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वाक्य शुद्धि महत्वपूर्ण टॉपिक है। आ गई बात समझ में? अभी तक तो कुछ महत्वपूर्ण नियम, बातें जो वाक्य शुद्धि से संबंधित हमें ध्यान में रखनी थी। अब आपका जो परीक्षा में प्रश्न आता है, वो जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है, उसके अकॉर्डिंग शुद्ध और अशुद्ध वाक्य किस प्रकार से है उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? पहला तरीका क्या होगा, एक वाक्य दे देंगे और कहेंगे इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो अपन यहां अलग अलग पढ़ेंगे, भाई लिंग की है, क्रिया की है, अनावश्यक शब्द की है, अनुपयुक्त शब्द की है, किस प्रकार की अशुद्धि है। कोई भी जैसे यहां सेंटेंस लिख दिया अशुद्ध वाक्य और पूछ लेंगे इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। एक तो सिंपल ये प्रश्न आता है। एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, 4 वाक्य एक साथ देंगे आपको और प्रश्न क्या होगा, निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो उसमें 4 में से 3 तो सही हो जाएंगे, 1 गलत हो जाएगा। इसी तरह से या फिर आपको कह देंगे निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, तो 3 गलत हो गए, 1 सही हो गया। इस तरह से सेंटेंस ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वाक्य की जो अशुद्धि है उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट
जो कारण रहता है वो रहता है अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य की अशुद्धि। वाक्य में क्या होता है, अनावश्यक शब्द आ जाता है। अनावश्यक का मतलब भाई जिसकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया गया, वो होता है आपके अनावश्यक शब्द। जैसे मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब यहां पे देखो, एक तो शब्द आया है काल, एक आया है समय, ये दोनों समान है। यानी एक ही वाक्य में दो शब्द आ गए जबकि एक ही आना चाहिए। तो इस वाक्य में या तो आएगा काल, काल आएगा तो समय हट जाएगा, और या समय आएगा तो काल हट जाएगा। किस प्रकार से, यहां देखिए, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। देखो जब काल आ गया तो समय की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, प्रातः काल में समय जुड़ गया है, ये चीज ध्यान रख लेना। तो यहां समय नहीं आएगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक आप क्या लिख सकते हो, आप काल को भी हटा सकते हो। कैसे, मैं प्रातः के समय पढ़ता हूं, काल लगाने की आवश्यकता नहीं। काल नहीं लगा रहे हो तो समय ले लो, समय को प्रयोग कर दो। अगर काल लगा रहे हो तो यहां पे समय का प्रयोग नहीं करना है। यह होता है अनावश्यक शब्द। देखो दो ही एक जैसे शब्द आ गए, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसीलिए है अनावश्यक, एक को हटाना है। फिर देखिए, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब देखो दंड और सजा एक ही तो चीज है, फिर वापस दो बार क्यों लिखा, तो क्या हो गया, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, सजा नहीं आएगा। दंड का मतलब सजा ही होता है, वापस दोबारा नहीं। जैसे इसके बाद फिर क्या हुआ, अब देख लो, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके बाद कह रहे हो तो फिर कहने की जरूरत क्या है, इसके बाद क्या हुआ। अब हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, जब आप वाक्य तैयार कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जहां भी क्या करके या कोई भी ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाए, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। अगर प्रश्नवाचक की जगह अगर यहां पे पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई कर दिया तो फिर वो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। यह चीज अच्छी तरह दिमाग में फीड करना। जैसे यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, हो सकता है नहीं, यह कैसे संभव है, इस तरह से आएगा। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। अब यहां पे देखिए, केवल और मात्र दोनों समान है, ठीक है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, मात्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आ गया ना, फिर मात्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तुम वापस लौट जाओ, देखो वापस और लौट एक ही तो बात है। तुम वापस जाओ, लौटने का नहीं लिखना है। क्या हो जाएगा, तुम वापस जाओ, इस तरह से आ जाएगा। आ गई बात समझ में। यह है अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य की अशुद्धि। फिर देखिए, सारे देश भर में यह बात फैल गई। देखो सारे भी आ गया, भर भी आ गया, दोनों साथ नहीं आएंगे। या तो आप क्या लिखोगे, सारे देश में यह बात फैल गई, भर को हटा दो, और या आप सारे को हटा दो, देश भर में यह बात फैल गई। यहां लिखा है सारे देश में यह बात फैल गई, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लिख सकते हो देश भर में यह बात फैल गई, सारे नहीं आएगा, दोनों में से एक आएगा। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप देखिए, जब सचिवालय आ गया तो यहां फिर कार्यालय नहीं है, ये तो सचिवालय कार्यालय का ही नाम है, तो यहां सचिवालय के बाद कार्यालय लगाने की आवश्यकता नहीं है। वह सचिवालय में लिपिक है, इस तरह से आएगा। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अब यहां पे ध्यान रखें, यह होता है विंध्य धन अचल, शब्द बनता है विंध्याचल। अचल का मतलब पर्वत है, तो जब अचल यानी पर्वत आ गया
तो इसके आगे पर्वत लगाने की आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, पर्वत लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अचल का मतलब पर्वत ही होता है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। अगली बात समझ में क्लियर है? फिर देखिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। जब नौजवान लिख दो तो युवक युवतियां लिखने की आवश्यकता नहीं है, नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, इस तरह से आएगा। फिर देखिए, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। देखो, किसी और दूसरे दोनों समान आ गए, तो किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। फिर देखिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब देखो, यहां पे सहित और स दोनों नहीं आएगा। या तो आप कहोगे सप्रमाण उत्तर दीजिए, या आप कहोगे प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो यहां आ गया सप्रमाण उत्तर दीजिए। गुलामी की दास्ता बुरी है। यहां भी देखो, एक शब्द आ गया गुलामी, एक शब्द आ गया दास्ता, दोनों एक ही तो शब्द है, दोनों लेने की कहां आवश्यकता है? गुलामी बुरी है, क्या हो जाएगा? गुलामी बुरी है। फिर देखिए, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। जब सज्जन आ जाता है तो पुरुष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सत धन जन शब्द क्या बनता है? सज्जन। सत धन जन क्या बनता है? सज्जन। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है? तो जन का मतलब पुरुष ही होता है, फिर पुरुष लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या लिखो? प्रशांत बहुत सज्जन है। प्रशांत बहुत सज्जन है। अपन कहते हैं सज्जन पुरुष है, वो गलत है। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, सीधा ही दिख रहा है। जब भी शायद हो वहां अवश्य नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो शायद और एक तरफ आप कह रहे हो अवश्य, दोनों नहीं हो सकता। शायद आज वर्षा आएगी, शायद आज वर्षा आएगी, या आज वर्षा अवश्य आएगी, इस तरह से हो जाएगा। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर वही बात है, एक तरफ कह रहे हो शायद, एक तरफ कह रहे हो जरूर। तो यहां पे ध्यान रखें, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद नहीं, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, इस तरह से है। अनावश्यक शब्द पढ़ रहे हो आप। फिर देखिए, कृपया, शीघ्र उत्तर ही नहीं है, ये उत्तर होगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। देखो, कृपया शब्द आ गया ना, फिर कृपा करें नहीं आएगा। कृपया शीघ्र उत्तर दें, बस। या फिर आप क्या लिखोगे? शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, आगे कृपया नहीं आएगा। दोनों तरह से लिख सकते हो। फिर देखिए, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। दो अलग अलग आ गया, एक तरफ गुनगुना है, एक तरफ गर्म है, दोनों अलग है, एक साथ नहीं हो सकते। वह, या तो आप लिख दो वह गुनगुने पानी से नहाता है, या आप लिख दो वह गर्म पानी से नहाता है। ध्यान रखें। अब देखिए, गर्म आग लाओ, सेंटेंस ही गलत है। आग हमेशा कैसी होगी? गर्म होगी। अब जैसे मैं आपको कह दूं ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा बर्फ क्या लाओ? बर्फ होगा ही कैसा? ठंडा। तो फिर ठंडा कहने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप क्या कह सकते हो? बर्फ लाओ, क्योंकि बर्फ हमेशा क्या होगा? ठंडा होगा। उसी तरह गर्म आग लाओ, गलत। सिर्फ क्या कह सकते हो? आग लाओ। सिर्फ आप क्या कह सकते हो? आग लाओ। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, गर्म आग लाओ। फिर देखिए, तुम सबसे सुंदरतम हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। आगे जब विशेषण पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है।
मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, और उत्तमावस्था में जुड़ता है तम। जब तम जुड़ गया ना, फिर सबसे नहीं लगाना है। तो या तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप लिखोगे तुम सबसे सुंदर हो, या तो इस तरीके से लिखोगे, या आप क्या लिख सकते हो, तुम सुंदरतम हो। तो यहां पे देखो, तुम सबसे सुंदर हो, सबसे आ गया ना, फिर तम नहीं लगेगा। यानी या तो सबसे लगा लो या तम लगा लो, दोनों में से एक ही लगेगा। ठीक है। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। व्यवस्था और प्रबंध एक ही चीज है। भोजन बनाने की व्यवस्था करें, क्या हो जाएगा, भोजन बनाने की व्यवस्था करें, इस तरह से आएगा। फिर देखिए, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, या तो आप लिखोगे उत्साह शीर्षक अच्छा है, या लिखोगे उत्साह निबंध अच्छा है। या तो आप क्या लिखोगे, उत्साह शीर्षक अच्छा है, या आप लिखोगे उत्साह निबंध अच्छा है। शीर्षक निबंध जो है नहीं रहेगा। वह अपनी ताकत के बल पर जीता। देखो, ताकत और बल तो एक ही चीज है, फिर वही अनावश्यक शब्द क्यों ला रहे हो। वह अपनी ताकत के बल पर जीता, क्या होगा, वह अपने बल पर जीता, ताकत नहीं आएगा। या तो वह अपनी ताकत से जीता, बल नहीं आएगा, अनावश्यक हो गया। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। समाज में अराजकता बढ़ रही है। कई बार क्या होता है, अराजकता अपने आप समस्या ही है, तो अराजकता की समस्या नहीं, समाज में अराजकता बढ़ रही है। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। देखो, कालीन और दिनों दोनों एक ही है, तो आप लिखोगे वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, दिनों को हटा दीजिए, क्योंकि अनावश्यक शब्द का प्रयोग हो गया है। अगर ये बात समझ में क्लियर है, चलिए फिर देखिए, तुम्हारे मन की थाह का पता ही नहीं चलता। तुम्हारे मन की थाह नहीं मिलती, ऐसे नहीं करेंगे कि पता ही नहीं चलता। तुम्हारे मन की थाह नहीं मिलती, मन की गहराई जो है नहीं मिलती। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, गीता की पुस्तक नहीं, आप सीधा कह सकते हैं तुम गीता पढ़ो, वो अपना पुस्तक ही है, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, ये गलत है। अगर ये बात समझ में क्लियर है ये चीज, चलिए नेक्स्ट है आपके अनुपयुक्त शब्द के कारण। अनुपयुक्त शब्द का मतलब, देखो अनावश्यक शब्द में क्या था, दो शब्द आ जाते हैं, एक को हटाना है, वो अनावश्यक है। अनुपयुक्त में क्या है, जो शब्द है वो सही नहीं है, उसको हटाओ दूसरा लाओ, वो होता है अनुपयुक्त। जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, जहां अशुद्धि है, उसको पूर्णतया हटा दो, उसके स्थान पे दूसरा शब्द लाओ, ये होता है अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धि। जैसे सीता राम की स्त्री है, स्त्री नहीं होगा, पत्नी होगा, ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा, सीता राम की स्त्री है, गलत, सीता राम की पत्नी है। फिर देखिए, रात भर गधे भौंकते रहे, गधे नहीं भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, गधे के स्थान पे क्या आ जाएगा, कुत्ते। यह है अनुपयुक्त शब्द। अगली बात समझ में, ठीक है। फिर देखिए, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। देखो, वस्तु कभी कोई अमूल्य नहीं है, अमूल्य है हमारे प्राण, ये चीज ध्यान रख लेना। अमूल्य है हमारा समय, क्योंकि उसको हम पैसों से नहीं तोल सकते। कोई आदमी 50 साल का हो गया, वो कि मुझे, मैं कितने ही पैसे दे दूं, मुझे मेरे 10 साल वापस दे दो, नहीं, उसका मोल नहीं है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, बहुमूल्य हो सकता है, ठीक है। बंदूक एक शस्त्र है, सही क्या होगा, बंदूक एक अस्त्र है। अब एक चीज और बता दूं, देखो एक तो होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र।
शस्त्र क्या है? ये एक ऐसा हथियार है जो हाथ में पकड़कर चलाया जाए, जैसे तलवार आ गया, तलवार एक शस्त्र है। अस्त्र क्या है? ऐसा हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाए, जिसमें भाले को अपन लेते हैं। अब बंदूक के लिए अलग अलग लोगों, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है कि बंदूक हाथ में रहती है, उसको फायर किया जाता है तो बंदूक तो हाथ में ही है, ठीक है। तो यहां पर बंदूक शस्त्र है, लेकिन ध्यान रख लेना बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक को अस्त्र में ही गिनना है, क्योंकि जो वार होता है वो गोली दूर जाकर जो है उसको वार करती है। तो बंदूक एक शस्त्र है, ये गलत है। बंदूक एक अस्त्र है। अस्त्र ऐसा हथियार जिसको फेंक कर चलाया जाता है, उस कैटेगरी में लेना है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, तारे चमकते नहीं है तो क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। फिर देखिए, आकाश में झंडा लहरा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लहराता नहीं है, झंडा फहराता है। क्या होगा? आकाश में झंडा फहरा रहा है। फिर देखिए, उसकी भाषा देवनागरी है, भाषा नहीं है देवनागरी, उसकी लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फिर देखिए, अनुपयुक्त शब्द, वह दही जमा रही है। अब देखो, दही समाज में कैसे सेंटेंस होते हैं जिनका हम गलत प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रचलन में है। जैसे मैं आटा पिसाने जा रहा हूं, भाई आटा है तो क्यों पिसा रहा है? या तो गेहूं पिसा या बाजरा पिसा, आटा को क्यों पिसा रहा है? वो तो ऑलरेडी पिसा हुआ है। लेकिन क्या है, बोलचाल में हम गलत उच्चारण को पकड़ लेते हैं। उसी तरह हमेशा हम घर में क्या देखते हैं? वह दही जमा रही है, वह दही जमा रही है, दही नहीं जमाएंगे, क्या जमाएंगे? दूध, वह दूध जमा रही है। इस तरह से सही होगा। सही क्या होगा? वह दूध जमा रही है। फिर देखिए, साहित्य व समाज का घोर संबंध है। देखो, घोर संबंध नहीं होता, घोर नेगेटिव अर्थ में अपन लेते हैं। साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, घोर संबंध नहीं। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, उसके गले में बेड़ियां, बेड़ियां ध्यान रखें गले में नहीं पड़ती है, बेड़ियां पैरों में है और गले में फंदा होता है। उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, इस तरह से आएगा, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। हाथी पर काठी बांध दो, ध्यान रखें, काठी हाथी पर नहीं घोड़े पर होती है, तो यहां आ जाएगा घोड़े पर काठी बांध दो, ये भी सही है। अब हाथी ही आ जाए तो काठी के स्थान पे कर दो हौदा, और वो बांधा नहीं रखा जाता है, हाथी पर हौदा रख दो। क्या आ जाएगा? हाथी पर हौदा रख दो, घोड़े पर काठी बांध दो, सही है। लेकिन हाथी पर काठी बांध दो ये गलत है, या हाथी पर हौदा बांध दो ये भी गलत है। आगे बात समझ में? चिंता एक भयंकर व्याधि है। अब देखो, इसमें भी ध्यान रखें, एक होता है आधि और एक होता है व्याधि। आधि जो है, ध्यान रखें, आधि कहते हैं मानसिक कष्ट को, और व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट को। व्याधि का मतलब क्या है? शारीरिक कष्ट, ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो ये व्याधि है, आपके सिर में दर्द हो रहा है ये व्याधि है। आप बैठे बैठे परीक्षा के बारे में सोच रहे हो, एक प्रकार से नींद नहीं आ रही है, ये क्या है? ये आधी है, पूरी नहीं है, आधी है। ध्यान रखें, ये आधी में छोटी मात्रा है। अगर आधी इस तरह से आ जाए तो ये आधी यानी हाफ, स्त्रीलिंग के लिए आधा का स्त्रीलिंग है आधी। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर आधी में छोटी ई की मात्रा आती है और इसका मतलब है मानसिक कष्ट, और व्याधि का मतलब है शारीरिक कष्ट।
गगन बहुत ऊंचा है, ऊंचा नहीं होता, गगन बहुत विशाल है, इस तरह से आएगा। गगन बहुत विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है, निकालता नहीं है, जूता उतारना, ध्यान रखें, वह पांव से जूता उतार रहा है, वह पांव से जूता उतार रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। देखो, कन्या का मतलब अविवाहित है, अविवाहित बालिका या महिला कह सकते हैं अपन, अविवाहित महिला। अविवाहित के लिए कभी भी सौभाग्यवती नहीं आता है, अविवाहित के लिए सौभाग्यकांक्षिणी शब्द आता है। सौभाग्यवती हमेशा विवाहित के लिए ही आएगा, सौभाग्यवती हमेशा विवाहित के लिए आएगा। और कन्या का मतलब अविवाहित होता है, ऐसी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको कहते हैं कन्या, ठीक है। और उससे पहले आपने सौभाग्यवती लिख दिया, जबकि ये तो विवाहित के लिए आता है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो कन्या से पहले क्या आएगा? सौभाग्यकांक्षिणी। कई बार अपन पत्रिकाओं में देखते हैं ना, सौ का लिखा होता है, इसका मतलब है सौभाग्यकांक्षिणी। कन्या से पहले हमेशा सौभाग्यकांक्षिणी आएगा। कृपया मेरी सौभाग्यकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारें, इस तरह से आएगा। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, योग्यता पे कभी अहंकार नहीं, गर्व। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। फिर देखिए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, नहीं, भेंट नहीं किए जाते। पुरस्कार जो बड़ा व्यक्ति देता है, प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। फिर देखिए, कृष्ण ने कंस की हत्या की, हत्या नहीं। जब लोक धर्म की स्थापना के लिए किसी को मारा जाता है उसको हत्या नहीं कहते हैं, वध कहते हैं। कृष्ण ने कंस का वध किया। अगली बात समझ में? फिर देखिए, विख्यात आतंकवादी मारा गया, विख्यात नहीं आएगा। आतंकवादी जो है बुरे कामों से प्रसिद्ध हुआ है, तो वो विख्यात न होकर के कुख्यात कहलाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? उत्पत्ति नहीं होती है, आविष्कार होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? और ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, एक तो ये ध्यान रखना, एक हर सेंटेंस के पीछे जैसे ही वाक्य होता है खड़ी पाई होनी जरूरी है। अगर आप, कई बार अपन ध्यान नहीं देते हैं, वाक्य दे दिए और एक में खड़ी पाई नहीं है तो वही वाक्य गलत है। वाक्य है तो खड़ी पाई होनी चाहिए। फिर देखिए, मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, तारतम्य नहीं होता है, तांता। मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, तांता लगना होता है, मुहावरा। बहुत ज्यादा जो है भीड़ लगातार चलती रहे, तो यहां पे मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां पर है मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहा, गलत है। तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? तुमने इस पुस्तक का कितना अंश पढ़ लिया? पुस्तक के भाग नहीं होंगे, पुस्तक के अंश होंगे, हिस्से होंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, ये समाधान में थोड़ा इसको सही कर देना, समाधान इस तरह से लिखा जाएगा। और जो है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। ध्यान रखें, प्रश्न का कभी समाधान नहीं होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। तो समाधान किसका है? समस्या का, ठीक है। तो यहां पे प्रश्न है तो उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, इस तरह से आएगा। यहां पे देखो, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। यहां पर अगर आ जाए, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है, तो सही है। प्रश्न की जगह समस्या है तो समाधान है, प्रश्न है तो उत्तर है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है, नहीं, अमीरों के पास धन की बड़ी राशि होती है या बड़ी धनराशि होती है, इस तरह से भी लिख सकते हो। अमीरों के पास बड़ी धनराशि होती है। फिर देखिए,
उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। देखो संकट, कोई भी आप काम करोगे संकट नहीं आता है, क्या आती है? बाधाएं। क्या आती है? बाधाएं। अच्छी तरह दिमाग में रख लेना। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती है। देखो मनुष्य कभी किसी प्रांत का नहीं हो सकता, मनुष्य जो है ना वो पूरी पृथ्वी पर है। तो प्रांत है, देश है, तो वहां के लोग हो सकते हैं। कहते हैं ना हम भारत के लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारे प्रांत के लोग मेहनती है। यहां पे क्या कह रहा है? हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती है। ये गलत है। क्या होगा? हमारे प्रांत के लोग मेहनती है। इस गर्मी में टायर फूटने का संदेह है। हमेशा ध्यान रखें, टायर फूटने का संदेह नहीं होता है, या तो डर है या आशंका है। इस गर्मी में टायर फूटने का डर है, या तो ये लिखो इस गर्मी में टायर फूटने की आशंका है, या तो ये लिखो। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। यहां देखो मुहावरे की अशुद्धि हो गई, अभी पढ़ेंगे आगे आप, ठीक है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तलवार की नोक नहीं है, तलवार की धार है। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूख नहीं, भूखमरी। क्या हो जाएगा? सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। इस तरह से जो है आपको वाक्यों को क्या करना है? सही करना है। फिर आगे जो है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो भी वाक्य आपको पढ़ाए गए हैं उनका थोड़ा अभ्यास कर लें। देखो हम क्या करते हैं, एक बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं, और परीक्षा में सफलता वही विद्यार्थी, वही अभ्यर्थी सफलता प्राप्त करेगा जो रिवाइज करेगा। और रिवाइज हम कर नहीं पाते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करना ही है भाई। कठिन है रिवाइज करना, लेकिन रिवाइज किए बिना सफलता नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। अगर सफल होना है, चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होंगे। अच्छी तरह दिमाग में फीड कर लेना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो वाक्य शुद्धि में आज इतना ही। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और हमारा टेलीग्राम चैनल PS हिंदी क्लासेस नाम से है, उसको ज्वाइन कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।